जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी में ब्लड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर आरआरबी जेई, एनटीपीसी, एएलपी इत्यादि एग्जामों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक ही क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। तो रक्त पर चलने से पहले हमें ऊतक के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड भी एक ऊतक ही है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा अध्ययन ऊतक के बारे में कर लेते हैं हम। तो ऊतक क्या है? तो मेरे दोस्तों, रचना एवं उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी कि वे कोशिकाएं जो रचना और उत्पत्ति में समान हैं, ऊतक कहलाती हैं। ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी शब्द मेयर ने 1819 में दिया था। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ऊतक की जो मुख्य पहचान है कि ये ऊतक है, वो पहचान है इसमें मैट्रिक्स की उपस्थिति। तो मैट्रिक्स एक जेलीनुमा तरल पदार्थ होता है, ये इसमें उपस्थित होता है। ये इसकी क्या है? मुख्य पहचान है। ऊतक, जो जंतु ऊतक हैं, वो 4 भागों में डिवाइड हैं। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड हैं ये दोस्तों। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्र का ऊतक। तो जो मेन है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों, ब्लड भी इसी का ही भाग है। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, थोड़ा सा जान लेते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में। तो दोस्तों, ये विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि विभिन्न अंगों को जोड़ने वाला ऊतक है ये। इसमें मैट्रिक्स की अधिकता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ा और चलते हैं, जानते हैं। 2 तंतु होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आता ही है ये क्वेश्चन। 2 तंतु हैं, एक है टेंडन, एक है लिगामेंट। तो क्वेश्चन आता है कि टेंडन किस किस को जोड़ता है? तो ये हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और हड्डियों को पेशियों से टेंडन, ये इसको जोड़ता है। आगे हम बात करें दोस्तों, कंकाल ऊतक इसी का भाग है, संयोजी ऊतक का। तो कंकाल ऊतक, उपास्थि और अस्थि यानी कि बोन को हम कंकाल ऊतक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आए कि इन ऑप्शन में से कौन सा आपका कंकाल संयोजी ऊतक है, तो आप ये आंसर देंगे, उपास्थि और अस्थि। इसी तरीके से दोस्तों, आगे हम बात करें तरल संयोजी ऊतक। तो ब्लड और लिम्फ, ये तरल संयोजी ऊतक हैं। तो ब्लड कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक हैं, वो पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में हमने जाना ये कैसा ऊतक है, ये तरल संयोजी ऊतक है। चलिए दोस्तों, अब हम ब्लड पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम बता चुके हैं ब्लड क्या है। ब्लड है एक तरल संयोजी ऊतक। तो दोस्तों, क्या है ये? तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य में ब्लड कितना होता है? जितना मनुष्य का भार होता है, उसका 7% उसमें ब्लड होता है। जैसे किसी मनुष्य का भार 70 kg है, तो 70 kg का 7% उसमें ब्लड होगा। यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.9 kg आएगा। तो उसमें 4.9 लीटर उसमें ब्लड होगा। मनुष्य का जितना भार है उसका 7%। सामान्य स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर, पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और महिला में, फीमेल में मेल से आधा लीटर कम होता है। यानी कि पुरुष में किसी में 5 लीटर है, तो महिला में 4.5 लीटर होगा।
इसका पीएच मान किसका, ब्लड का 7.4 होता है, इसलिए ये क्षारीय है दोस्तों। अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन, 7 से अधिक है तो क्षारीय और 7 से कम है तो उदासीन। ठीक है दोस्तों, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन, 7 से ज़्यादा है तो क्या है, क्षारीय। अब चलिए ब्लड पर चलते हैं, ब्लड की विस्तृत चर्चा करेंगे हम। तो मेरे दोस्तों, ब्लड 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कार्पसल्स, तीसरा है प्लेलेट्स दोस्तों। तो प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, प्लाज्मा है क्या। तो जो ब्लड है उसका 55% भाग प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। कितना भाग, 55% भाग प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, किसका, ब्लड का। अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है और 7% उसमें एल्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, 0.9% लवण और ग्लूकोज होता है 0.1%। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, अमीनो अम्ल, हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं। अगर हम बात करें इसका कार्य क्या है प्लाज्मा का, तो इसका कार्य है पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का संवहन करना। पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का संवहन करना किसका कार्य है, यह है प्लाज्मा का। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है, इसे फाइब्रोनोज कहते हैं। अगर इसमें से इस प्रोटीन को, किसको, फाइब्रोनोज प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो सीरम बचता है। क्या बचता है, सीरम बचता है। तो हमने जाना किसके बारे में, ये जाना हमने प्लाज्मा के बारे में। अगर वहीं हम चर्चा करें ब्लड कार्पसल्स की, तो ये 2 प्रकार की होती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। इनकी चर्चा आगे करेंगे, पहले हम प्लेलेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्लेलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये स्तनधारियों और मनुष्यों में पाया जाता है प्लेलेट्स दोस्तों। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका कार्य है प्लेलेट्स का रक्त को थक्का बनाने में मदद करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम। जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसकी जो प्लेलेट्स हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है क्या, प्लेलेट्स। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो उसकी जो रक्त का थक्का है वो बनना बंद हो जाता है। रक्त का थक्का नहीं बनता, इससे एक बीमारी होती है, इसे हीमोफीलिया कहते हैं। ये आनुवंशिक बीमारी है। ये किस कारण होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता, इस कारण से होती है दोस्तों। हेरेपिन नामक एक प्रोटीन है, इसका उत्पादन लीवर में होता है। ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। कौन सी प्रोटीन है वो जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, वो है हेरेपिन। तो दोस्तों चलिए हम अब जानते हैं किसके बारे में, ब्लड कार्पसल्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्लड कार्पसल्स। तो ये 2 टाइप्स की हैं, हमने बताई थी। एक हैं आरबीसी, एक हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड कार्पसल्स है। अगर बात करें आरबीसी की, तो ये वहतल और केंद्र विहीन होती है। इसका उदाहरण है मतलब अपवाद है ऊँट और लीमा, इसके ब्लड में केंद्र होता है, लेकिन अन्य में ये केंद्र विहीन होती है। क्या, आरबीसी। इसका निर्माण आरबीसी का लाल अस्थिमज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। किसमें होता है, रेड बोन मैरो में होता है। अगर हम बात करें भ्रूणीय अवस्था में, इसका जो निर्माण है वो होता है लीवर में। किसमें होता है, लीवर में। इसकी औसतन जीवन काल की बात करें तो 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। हमारे शरीर में 9 अरब लाल कण प्रति घंटे बनते हैं। कितने, 9 अरब लाल कण प्रति घंटे बनते हैं। आरबीसी की संख्या मेल में होती है 50 लाख कण और फीमेल में 45 लाख कण होती है। आगे हम चर्चा इसकी करते हैं। एक जगह है पीलिया। तो दोस्तों पीलिया को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ नष्ट हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन
क्या, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जिसके कारण जो रक्त है, ब्लड है, उसका रंग रेड होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन दो भागों में इसे तोड़ेंगे, हीमोग्लोबिन को हीम और ग्लोबिन। तो हीम 4 से 5% और ग्लोबिन 96% इसमें होती है। क्या होती है? 96% होती है दोस्तों। हीम के केंद्र में लौह तत्व पाए जाते हैं। क्या? लौह तत्व पाए जाते हैं। सामान्य जो स्वस्थ मनुष्य है उसके 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य दोस्तों, आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ठीक है दोस्तों, ये इसका कार्य है। अब हम आगे चर्चा करते हैं, आगे जानते हैं जो ब्लड है इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया रोग। क्या हो जाता है? एनीमिया। सोते वक्त आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है और 4200 मीटर हाइट पर जाने पर 30% आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, हमने आरबीसी के बारे में जाना, अब थोड़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में हम जान लेते हैं। किसके बारे में हम जान लेते हैं? तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी, इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। ये अनियमित आकार के केंद्रयुक्त और हीमोग्लोबिन रहित, इसका जो केंद्र है वो अनियमित आकार का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण श्वेत अस्थिमज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, लीवर और पीलिया, इन सब में होता है इसका निर्माण। दोस्तों, इनकी संख्या 6000 से 8000 कण प्रति घन रक्त में होती है। इसकी लाइफ 1 से 4 दिन होती है डब्ल्यूबीसी की। इसका जो मुख्य कार्य है वो है शरीर को संक्रमण से बचाना, जबकि आरबीसी का था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना? संवहन करना। दोस्तों, इसका कार्य है संक्रमण से बचाना शरीर को। तो दोस्तों, अगर इनके रेशियो की बात करें शरीर में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो 600 रेशियो 1 होता है। तो दोस्तों, हमने जाना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आगे हम चर्चा करेंगे ब्लड ग्रुप की। किसकी? ब्लड ग्रुप की। चलिए देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में हम जानते हैं। तो ब्लड ग्रुप मनुष्य का रक्त समूह 1900 में लैंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। इसके लिए इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। जो मनुष्य हैं उनके रक्तों में भिन्नता पाई जाती है। ये क्यों पाई जाती है? क्योंकि आरबीसी में एक प्रोटीन पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन को। तो एंटीजन 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 2 भागों में एंटीजन डिवाइड है, ए और बी। तो चलिए आगे चलते हैं। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में, यानी कोई एंटीजन नहीं है, अनुपस्थित है, में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन रक्त में पाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बॉडी में पाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के हैं, इसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से नाम से इसे जानते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, तो आगे है एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है। कितने? 4 समूहों में बांटा गया है। चलिए इसको हम जानते हैं। तो रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह हैं। एंटीजन आरबीसी में और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होते हैं। तो एंटीजन ए रक्त समूह में एंटीजन ए होता है, बी रक्त समूह में एंटीजन बी होता है, ए बी में ए बी होता है और ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है। एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी होगा, इसके विपरीत एंटीजन ए में एंटीबॉडी ए नहीं होगा,
एंटीबॉडी बी होगा और एंटीजन बी में एंटीबॉडी ए होगा, यानी कि ए एंटीजन में एंटीबॉडी बी और बी एंटीजन में एंटीबॉडी ए बी में एंटीजन ए बी एंटीजन में एंटीबॉडी नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। और ओ में एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी ए बी होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम जानते हैं। एंटीजन ए क्या है दोस्तों, एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी के साथ नहीं रह सकती। ऐसा करने पर ये आपस में चिपक जाते हैं, यानी कि एंटीबॉडी और एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ नहीं रहेंगे। एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, अब हम बात करेंगे RH फैक्टर की। किसकी बात करेंगे हम, RH फैक्टर की। इससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि सर्वदाता ग्रुप पूछा जाए तो O है, सर्वग्राही पूछा जाए तो AB है। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि आपका O में कोई एंटीजन नहीं होता और AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, ऐसा इसलिए है। तो RH फैक्टर इसको हम जानते हैं। 1940 में लैंडस्टीनर और हीनर ने रक्त में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इसका पता रीसस मकाका नामक बंदर में इसको इन्होंने देखा। तो दोस्तों RH फैक्टर रक्त में दो तरह से होता है। अगर RH फैक्टर उपस्थित है रक्त में तो रक्त पॉजिटिव है, अगर RH फैक्टर अनुपस्थित है तो रक्त नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव रक्त का पता किससे चलता है, RH फैक्टर से। अगर RH फैक्टर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है, आगे हम जानते हैं। तो रक्त के लेन देन में RH फैक्टर की भी जांच आवश्यक है। अगर किसी को ब्लड देना है तो उसमें RH फैक्टर की भी जांच आवश्यक है, क्योंकि पॉजिटिव RH रक्त वर्ग RH नेगेटिव रक्त वर्ग को नहीं दिया जाता। अगर ऐसा करते हैं तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। विश्व में 14% के लगभग व्यक्तियों में RH माइनस रक्त वर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर पिता में RH फैक्टर पॉजिटिव है, माता में नेगेटिव है, तो उनका जो शिशु होगा उसकी गर्भावस्था में या उसके तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है उसकी। अगर पिता में RH पॉजिटिव है और माता में RH नेगेटिव है तो उनके शिशु की मृत्यु उसके गर्भावस्था में या उसके तुरंत बाद हो जाती है। इस घटना को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान के जन्म में होता है, यानी कि पहली संतान के बाद की जो संतान है उसमें ऐसा होता है। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं रक्त परिवहन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो डबल सर्कुलेशन होता है मनुष्य में और इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो दोस्तों हमने ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ब्लड से संबंधित सब कुछ इस वीडियो में हमने आपको बताया है। थैंक यू दोस्तों।